अ वेरी warm वेलकम ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ नदीम। आप सभी का स्वागत है अकेडमिया सोशल वर्क यूट्यूब चैनल पर। और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं और कुछ इससे हम इस वीडियो से हम ये भी पता लगेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, जो हमारा क्वेश्चन पेपर बनेगा उसका लेवल क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी CUET PG MSW पेपर कोड HUQP21 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, आप अच्छी जगह से मास्टर्स इन सोशल वर्क करें और अपना अच्छे से प्लेसमेंट ले पाएँ, एक अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट ले पाएँ, तो इस अपने करियर को और ग्रोथ कर पाएँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं ना सिर्फ 15 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा बल्कि उसके साथ साथ एलिब्रेट भी करूंगा उनको, ताकि अगर क्वेश्चन अदर फॉर्म में बनता है तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकें। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में, ये जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। इसमें पूछा है विद रिगार्ड्स टू द जुडिशियल एक्टिविज्म, इन जुडिशियल एक्टिविज्म के रिगार्डिंग इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है। क्या पूछा है? नॉट करेक्ट। ये स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें पूछा है कि जुडिशियल एक्टिविज्म के रिगार्डिंग या रिगार्ड्स इसमें कौन सी टर्म सही नहीं है। तो सही पूछा है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे सामने आता है, कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन द USA, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका पहला आंसर हमारा ये नहीं होगा क्योंकि उन्होंने पूछा है नॉट करेक्ट। सेकंड है, इट डिनोट्स द प्रोएक्टिव रोल प्लेड बाय द जुडिशरी इन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन एंड द प्रमोशन ऑफ जस्टिस इन द सोसाइटी। ये बिल्कुल सही स्टेट, मतलब ये सही है रिगार्डिंग टू जुडिशियल एक्टिविज्म, बट उन्होंने पूछा नॉट करेक्ट, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कि प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है जुडिशरी, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके, सुरक्षा कर सके किसकी, नागरिकों के अधिकारों की, और समाज में जो है प्रमोशन कर सके इसका, जस्टिस का। ठीक है। उसके बाद पूछा है कि एंटीथेसिस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, यानी जुडिशियल एक्टिविज्म का जो एंटीथेसिस है, उसका अपोजिट है, वो है जुडिशियल रिस्ट्रेंट। जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कि जब हम जुडिशरी की जो पावर है, उसकी जो अथॉरिटी है, उस पर रिस्ट्रेंट, उस पर हम प्रतिबंध लगाएं, यानी उसको कम करें, तो उसको बोलते हैं जुडिशियल रिस्ट्रेंट। ओके, तो इसका क्या है, ये एंटीथेसिस है, ये अपोजिट है। दूसरा फोर्थ ऑप्शन है हमारा, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इज नॉट, इसने पूछे इज नॉट क्लोजली रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ये करीब है ना, ऐसा नहीं है नॉट क्लोज, ये बल्कि क्लोज है। तो स्टेटमेंट क्या है हमारी, नॉट करेक्ट है। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, सही आंसर होगा ऑप्शन 4। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 ये है आपके सामने। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, फैमिली वाली वीडियो देखी है मेरी, या मैरिज वाली वीडियो देखी है आपने, या आपने मेरे से नोट्स बाय किए हैं, जो कि मैंने कंप्लीट नोट्स बनाए हैं 9 यूनिट्स के, अगर आपने बाय किए हैं तो आप इसका आंसर, या आपने पढ़ा है वो, तो इसका आंसर आप बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से इसका आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर करने का मतलब एक क्वेश्चन का मतलब 4 मार्क्स, जो कि आपको बहुत आगे ले जा सकता है इस मेरिट लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इस वीडियो से और बाकी जो मेरे अदर वीडियोस हैं उनसे भी साथ साथ देखते रहें उनको, और ताकि आप जो है अपना एग्जाम को अच्छे से कर निकाल पाएँ और ज़्यादा से अच्छा स्कोर कर पाएँ, ताकि आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी मिल सके, आपकी जो मनचाही यूनिवर्सिटी है वो आपको मिल सके। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं, 2 लिस्ट दी है इसमें, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। ठीक है, अब इससे पहला पूछा है मैट्री लोकल, व्हाट इज मैट्री लोकल। अब इसके पूछे डेफिनेशन पूछिए। एक होता है पैट्री लोकल और एक होता है मैट्री लोकल। मैट्री जहाँ पर आ जाता है वो मतलब के होता है मदर की साइड से। ठीक है, अगर पैट्री कहीं आ जाता है तो वो उसका रिलेशन होता है किससे, फादर की साइड से। ठीक है, लोकल का मतलब यहाँ पर है रेसिडेंशियल का। मैं तुम्हें आपको एक वर्ड को ब्रेक करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि फ्यूचर में आपको इससे क्वेश्चन बनता है या इसके सराउंडिंग्स में कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो अब है मैट्री लोकल के बारे में पूछा है। अब मैंने इसमें बताया माता, और लोकल की तरफ रेसिडेंस। अब इसमें ऑप्शन है हमारे, वुमेन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर मदर्स। ओके, उसके सेकंड ऑप्शन न्यूली मैरिड कपल स्टेज विद, देखो यहाँ स्पेलिंग थोड़ी गलत है, ये वुमेन है ना, वुमेन फैमिली। और थर्ड ऑप्शन है वुमेन एक्सरसाइज अथॉरिटी, यहाँ स्पेलिंग गलत है, अथॉरिटी एंड डोमिनेंस। ओके, और फोर्थ है एन इंडिविजुअल हैव एन वन सपोज एट वन टाइम। तो इसका क्या होगा, इसका होगा ए का 2, क्योंकि इसमें है न्यूली मैरिड कपल। हमारी कंट्री में न्यूली मैरिड कपल कहाँ रहते हैं, पैट्री लोकल फैमिली है ना कि मैट्री लोकल। तो इसमें ये होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, ए का 2। ठीक है, सेकंड है हमारा ऑप्शन मोनोगामी। मोनोगामी का मतलब एक इंडिविजुअल, जब एक ही बीवी हो उसकी, या एक ही हस्बैंड हो उसका,
तो उसको क्या एक ही वाइफ हो या एक ही हस्बैंड हो तो उसको बोलते हैं मोनोगेमी, ठीक है। एन इंडिविजुअल टू हैव वन सपोज एट वन टाइम, एक समय पर एक ही उसका हस्बैंड या वाइफ का होना, ठीक है, मोनोगामी। मैट्रिलिनियल का मतलब क्या होता है? मैट्रिलिनियल का मतलब होता है कि जब मदर की साइड से, अब मैं आगे और बताता हूँ, है ना। मैट्रिलिनियल जो कि मदर की साइड से प्रॉपर्टी या फिर अदर चीज़ें इनहेरेंट मिलते हैं उसको मैट्रिलिनियल बोलते हैं, और इसको फादर की कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं पैट्रिलिनियल। तो सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा 1। अब डी का बचा एक, मैट्रियार्कल। एक होता है पैट्रियार्कल, एक होता है मैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल मीन्स टू से फादर की साइड से, मैट्रियार्कल मीन्स टू से मदर की साइड से या वुमन की साइड से, ठीक है। तो मैट्रियार्कल इज द डी का थर्ड ऑप्शन बचता है, इसका वुमन एक्सरसाइज अथॉरिटी एंड डोमिनेंस। तो जो भी डोमिनेंस करे तो उसको क्या बोलते हैं? मैट्रियार्कल। ओके, तो आई होप आप इसको अच्छे समझे होंगे। अगर आपने मेरे नोट्स पढ़े हैं, अगर आप मेरी वीडियो देखी है, तो ये आपके लिए बहुत ईजी था इसको अटैम्प्ट करना। तो इसलिए अगर आप CUT PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सच में डेडिकेटेड हैं इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, तो आप मेरा कोर्स भेजिए। मेरे नोट्स हैं PDF नोट्स जो कि इंग्लिश में ओनली अवेलेबल हैं, आप उसको बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप मुझे academia@gmail.com पर मेल कर सकते हैं और आपको नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो कि जिनका प्राइस है 399। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि अकॉर्डिंग टू TR, इसमें स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग एरर है। मैल्थेसियन की जो थ्योरी है, मैल्थेसियन की जो थ्योरी है पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, तो इसमें स्पेलिंग गलत है, MALTHUS है AIN, मैल्थेसियन। इसमें लिखा है कि द कंस्ट्रेन ऑन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ दैट आर वॉलेंटरली इम्पोज ऑन देमसेल्व्स बाय द ह्यूमन, की स्पेलिंग गलत है, ह्यूमन बीइंग सच एज पोस्टपोनिंग, या स्पेलिंग पोस्टपोनिंग स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, मैरिज यूजिंग बर्थ कंट्रोल टेक्निक्स आर नोन एज। इसका मतलब ये कहना है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि मैल्थुसिन थ्योरी के हिसाब से, ये अकॉर्डिंग टू मैल्थुसिन थ्योरी, इसमें कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि रोकता है पॉपुलेशन को, और पॉपुलेशन को रोकने के लिए पोस्टपोन करते हैं मैरिज, तो वो टेक्निक क्या कहलाती है? वो टेक्निक क्या कहलाती है? टेक्निक्स आर ऑल्सो नोन एज। अब एक इसमें ऑप्शन है नेचुरल चेक्स, बी पॉजिटिव चेक्स, और सी प्रिवेंटिव चेक्स, और डी हमारा आर्टिफिशियल चेक्स। अब मैं आपको बताऊं, इसमें एक एक टर्म के बारे में बता दूं ताकि फ्यूचर में अगर दोबारा से क्वेश्चन इससे बनता है तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकें, है ना। मैल्थुसियन थ्योरी से अगर क्वेश्चन बनता है तो फिर अगर आपसे क्वेश्चन बनता है, पूछा जाए कि नेचुरल चेक्स क्या है और पॉजिटिव चेक्स क्या है, ये प्रिवेंटिव चेक्स क्या है, आर्टिफिशियल चेक्स क्या है। तो इनमें इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि पोस्टपोनिंग मैरिज किसके अंदर आएगा? पॉजिटिव चेक के अंदर आएगा, ये प्रिवेंटिव चेक्स के अंदर आएगा, जिसके थ्रू हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ नेचुरल चेक्स के अंदर। नेचुरल चेक्स के अंदर क्या होता है कि नेचुरल चेक्स जब अकॉर्डिंग टू मैल्थुसियन थ्योरी, नेचुरल चेक्स वो होते हैं जबकि अर्थक्वेक आए, है ना, अर्थक्वेक आए या कोई वॉर हो जाए या फेमाइन की कंडीशन आ जाए या फ्लड आ जाए, इस तरीके की चीज़ें, प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं हम? उससे जो पॉपुलेशन रुकती है, पॉपुलेशन कम होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? अकॉर्डिंग टू मैल्थुसियन थ्योरी उसको बोलते हैं नेचुरल चेक्स। और नेचुरल चेक्स और पॉजिटिव चेक्स बोथ आर सेम, इसमें आपको कंफ्यूज भी किया जा सकता है, दोनों सेम ही है, ठीक है। और थर्ड क्या है हमारा? प्रिवेंटिव चेक्स। प्रिवेंटिव चेक्स इसमें ये है कि इसमें हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, जैसे कि हम खुद ही फैमिली प्लानिंग जैसी चीज़ें करने लगे, है ना, हम खुद ही सेलिबेसी चीज़ें की। सेलिबेसी आप सब आई होप कि आप समझते होंगे सेलिबेसी का मतलब। सेलिबेसी का मतलब जैसे कि हमारे सेलिबेसी को हिंदी में कहते हैं जिसमें कोई इंडिविजुअल शादी ना करने का निर्णय ले ले, है ना, उसको सेलिबेसी बोलते हैं। उसका पर्टिकुलर टर्म मैं भूल रहा हूँ, है ना, बाल ब्रह्मचारी समथिंग कुछ एक वर्ड है हिंदी में, तो वो अगर इस तरीके की चीज़ें हों तो ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा? लेट मैरिज। ये सब क्या है? हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, प्रिवेंटिव चेक्स हैं। और आर्टिफिशियल चेक्स जैसा कुछ नहीं है अकॉर्डिंग टू मैल्थुसियन थ्योरी, तो ऑप्शन डी तो हमारा एलिमिनेट किया जा सकता है। तो आई होप कि आप समझे होंगे इसको कि क्या है ये प्रिवेंटिव चेक्स है, पॉजिटिव चेक है या नेचुरल चेक्स हैं। मैं इसका आंसर आप पर छोड़ता हूँ। अगर आपने इसका सही आंसर दिया तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको समझा पाया हूँ अच्छे से, ठीक है। तो इसका आंसर आप खुद ही देना है, इसका ये कौन सा चेक है, यानी कि पोस्टपोनिंग मैरिज वो कौन से चेक के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर, हाँ इट वॉज क्वेश्चन नंबर 20। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 ये आपके सामने है, जिसमें बोल रहा है रेमिटेंस इज ऑल कैश और काइंड्स बाय द माइग्रेंट्स टू देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, यानी कि जितना भी रेमिटेंस एक अमाउंट, एक मतलब रेमिटेंस एक इनकम है जो कि मान के चलो हमारी कंट्री है इंडिया, और इंडिया से बाहर कोई जाता है अदर कंट्री में, लाइक वो जाता है कतर जाता है, सऊदी जाता है, या फिर
वो जाते हैं कहीं अमेरिका जाते हैं या अदर किसी कंट्री में जाते हैं, वहाँ पर वो वर्क करते हैं। वर्क करने के बाद जो वहाँ से पैसा कमाकर वापस भेजते हैं इंडिया, अपने नेटिव कंट्री को भेजते हैं, उस अमाउंट को कहते हैं रेमिटेंस। ठीक है, आई होप कि आपके समझ में आया। रेमिटेंस, तो इसमें ऑप्शन है कि आपका आपके सामने ऑप्शन है, रेमिटेंस इज ऑल कैश और काइंड बाय द माइग्रेंट्स टू देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, है ना। तो इसमें ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे द रीजन दैट कॉज पीपल टू लीव देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस और ओरिजिन आर कॉल्ड पुल फैक्टर। ओके, ऑप्शन बी कह रहा है पुल फैक्टर के बारे में। ठीक है, इसको ऑप्शन में रख लेते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, मैरिज इज द ओनली रीजन ऑफ माइग्रेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। देखो ऑप्शन सी ये कहीं हद तक ठीक है, माइग्रेशन वुमेन का माइग्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बट ओनली रीज़न नहीं है। ठीक है, ये ओनली रीज़न नहीं है, तो इसके लिए भी हम ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स दैट अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेस आर पुश फैक्टर। वो पुश फैक्टर नहीं होते हैं, वो होते हैं पुल फैक्टर। अगर मैं आपको बताऊं, डी अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ से, तो हमारा ये भी कट जाएगा और हमारा ए भी कट जाएगा। ठीक है, तो तीन हमारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो हमारे सामने सिर्फ एक ही आंसर बचता है, जो कि है 3, ए और ई। तो ये हमने पढ़ा भी नहीं, तो इसका आंसर कर दिया हमने। ठीक है, अब मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर में आपसे दोबारा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं आपको बता दूँ पुल फैक्टर के, इसका राइट आंसर होगा हमारा 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है हमारा वो है, इन अ ग्रुप ऑफ हाउसवाइफ्स। ओके, ये बड़ा ही एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, साइकोलॉजिकल टर्म्स इसमें डिफाइन किए हैं, मैं आपके सामने बताता हूँ उनके बारे में, ताकि फ्यूचर में उनसे फिर क्वेश्चन बने तो आप उसको ईजिली अटैम्प्ट कर सकें। तो पहले अब आपके सामने जो ऑप्शन है क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 30 उसका फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है, इफ अ ग्रुप ऑफ हाउसवाइफ्स आर डिस्क्राइब्ड एज डिपेंडेंट। ठीक है, एक गृहिणियों का एक ग्रुप है जो कि डिपेंडेंट है ना, उनको डिस्क्राइब किया जाता है एज ए डिपेंडेंट, एंड डोसाइल स्पेलिंग गलत है ये, है ना, एंड अनस्किलफुल, therefore they cannot be economically independent, the member of this group may actually behave। देखो यहाँ से इसका आंसर हमें मिलना शुरू होएगा, this group may actually behave in a way that prove this description is to be true। यानी किसी महिलाओं का ग्रुप है जो कि हाउसवाइफ है, उनको ये बताया जाता है कि आप अनस्किलफुल हैं और आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती हैं, और वो इस तरीके से बिहेव करना शुरू कर दे, वो ग्रुप ऑफ पीपल या फिर वो ग्रुप इस तरीके से ग्रुप ऑफ मेंबर इस तरीके से बिहेव करना शुरू कर दें, तो उसको क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज, वो किस तरीके, वो कुछ क्या और नाम से जाना जाता है। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है कॉग्निटिव रिकंस्ट्रक्टिंग, ओके, रीस्ट्रक्चरिंग, ओके, ऑप्शन बी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, या डी कर्नल ऑफ ट्रूथ, या डी हमारा एस्केप गोटिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके आंसर की, फिर उसके बाद जो सभी ऑप्शन हैं, सभी ऑप्शन को मैं एक एक करके डिफाइन करूंगा, ताकि दोबारा से अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन आपके सामने आते हैं तो आप इसको एलिमिनेट कर सकें। सेल्फ फुलफिल प्रोफेसी जो है इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसको जो है हम एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है पिग्मेलियन इफेक्ट। इसको याद रखना, अगर ऑप्शंस में ये आए तो इसका भी याद रखना, ये सेम चीज़ है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी और क्या हमारा पिग्मेलियन इफेक्ट। ये पिग्मेलियन इफेक्ट और सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी एक ही चीज़ होती है। इसमें क्या होता है, जब हम किसी एक इंडिविजुअल को, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, कोई स्कूल में बच्चा है, कोई स्टूडेंट है ना, और टीचर उसको हमेशा उसकी तारीफ करता है, हमेशा उसकी प्रेज करता है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से कर पाएगा और बहुत इसमें नॉलेज है, ये और भी फ्यूचर में आगे जाएगा। इस तरीके से उसको हम बिहेवियर को इस तरीके से हम कहना शुरू कर दें, उसको कहते रहें, तो वो इस तरीके से एक्ट करने लगेगा, जैसे इसमें लिखा एक्चुअली बिहेव इन अ वे। अगर हम उसकी अच्छाई कर रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं कि हाँ ये हमेशा फर्स्ट आता है, हमेशा अच्छे से डिसेंट बिहेवियर से बात करता है, अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करता है, ये एक आइडियल स्टूडेंट है, तो वो हम कहते कहते जब हम सभी लोग इस तरीके से उसके बारे में बोलेंगे तो वो उसी तरीके से बिहेव करना शुरू कर देता है ना। तो उसको बोलते हैं हम सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इसका अपोजिट भी अगर किसी को हम नेगेटिव बोलते हैं तो वो भी नेगेटिव, क्या वो सोचता है कि जब हम हैं ही बुरे तो हम क्यों ही ना बुरे बने। तो इस तरीके से जब हम किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर देते हैं या वो हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यानी उसको वो फुलफिल करने की तरफ लग जाता है, जो कि उसकी इमेज बनी हुई है दूसरों की नजरों में। ओके, ये क्या हुआ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, और इसको दिस इज ऑल्सो नोन एज पिग्मेलियन इफेक्ट। ओके, अब हम बात करेंगे कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। मैं इस बारे में इसलिए ऑप्शंस को इसलिए आपके सामने डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इनसे भी बन सकता है, तो इसका भी आपको हमेशा याद रहे। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग का इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। एग्जांपल के तौर पर एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, ठीक है, उसको एक प्रेजेंटेशन दे रहा है कॉलेज के अंदर।
अब वो प्रेजेंटेशन तो देना है कॉलेज के अंदर, अब उसके मन में नेगेटिव थॉट आ गए कि क्या मैं संभाल पाऊंगी कि नहीं संभाल पाऊंगी, कहीं मेरे से परेशान गया मैं, अगर मैं प्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पाई तो लोग कहेंगे इनकम्पिटेंट है, इस तरीके के थॉट उसके मन में आने लगे। अब जब उसके मन में इस तरीके के थॉट आने लगे तो नर्वसनेस बढ़ी, जिससे कि उसका परफॉर्मेंस भी खराब हो सकता है। तो अब वो क्या करना है, अब हमें रीस्ट्रक्चर करना है। क्या रीस्ट्रक्चर करना है, उसको कॉग्निटिव थिंकिंग को, ठीक है, इस थॉट को रीस्ट्रक्चर करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि इसको आइडेंटिफाई करना है कौन से ऐसे थॉट हैं, कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहां पर वो ब्लैक कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है और उसको शेम होने का डर है। दूसरा तो ये थॉट आते हैं उसके मन में, तभी हम रिस्ट्रक्चर करते हैं, या फिर वो खुद से रिस्ट्रक्चर करे अपने कॉग्निटिव को कि नहीं नहीं कोई नहीं, कॉलेज तो एक प्लेस होता है एक सीखने के लिए, अगर मैं गलती कर भी दूंगी तो कोई दिक्कत नहीं, यही एक जगह है जहाँ पर गलती करके सीखा जा सकता है, अगर कभी तो करूँगी कभी तो फर्स्ट टाइम होगा ही, अगर मेरा पहली बार आज है तो। इसी तरीके जब थॉट हम ला लाकर अपने उस थॉट को रीस्ट्रक्चर करना शुरू कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। ओके, आई होप कि आप समझे होंगे कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में। और जो थर्ड है हमारा, जो थर्ड ऑप्शन है हमारा कर्नल ऑफ ट्रुथ। ये क्या है, कर्नल ऑफ ट्रुथ ये है इस तरीके के, मानो फॉर एग्जांपल के तौर पर दो फ्रेंड थे, है ना, दो तीन, ये ग्रुप था, किसी कोई ग्रुप है स्टूडेंट का, तो उनमें ये दोस्तों का ग्रुप है, उनमें किसी के दो के अंदर किसी बात को लेकर असहमति हो गई, डिसएग्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब उनके अंदर डिसएग्रीमेंट तो हो गया, डिसएग्रीमेंट होने पर अब वो डिसएग्रीमेंट होने के बाद वो बात खत्म हुई, कुछ दिन बाद अब वो दोबारा से उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उनमें से कोई तीसरा ही बंदा खड़ा होकर उस दो छोटे से डिसएग्रीमेंट को, या फिर जो उनका थोड़ा सा झगड़ा हुआ हो, उसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्सेजरेट करना शुरू कर दे, बहुत ज़्यादा कि ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, फिर एक नैरेटिव, एक फॉल्स नैरेटिव देना शुरू करे, है ना, एक फॉल्स नैरेटिव दे और एलिब्रेट करो उसको एक्सेजरेट करके, उसमें सच्चाई को ढूंढना, तो उसको बोलते हैं कर्नल ऑफ ट्रुथ। तो उसमें सच्चाई क्या थी, सिर्फ इतनी सच्चाई थी कि वहां पर छोटा सा डिसएग्रीमेंट हुआ था, लेकिन बढ़ा चढ़ा कर बात करना कि उसको ऐसा गुस्सा आ गया था, उसने तो फिर ये कर दिया था, उसने वहां कॉल कर दिया था, वहां से लोग आ गए थे, ऐसा ऐसा कुछ करके एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर दे, उस तरीके के उस कंडीशन को हम कहते हैं कर्नल ऑफ ट्रुथ। स्केप गोटिंग का आपको पता ही है, किसी के बलि का बकरा बना देना, है ना, किसी की चीज को किसी पर ऊपर थाम कर किसी को जिम्मेदार बना देना उसका, तो आप तो इसको बहुत अच्छे समझते होंगे, स्केप गोटिंग का मतलब, है ना, स्केप गोटिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बहुत इजीली कर पाएंगे, मुझे पता है। देखो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज ऑन 2 अक्टूबर 1959। आपके सामने ऑप्शन है, मैं इसका आंसर नहीं देना चाहता हूँ, आप इसका आंसर खुद दें, ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि पार्टिसिपेटरी वीडियो हो, ठीक है, इसका आंसर आप खुद दें। आंसर, अब क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 32 बात करता है कि स्वामी, इसके इंग्लिश शायद उस पेज पे था, कोई नहीं, हिंदी में पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को निम्न में से किस रूप में मनाया जाता है, यानी विवेकानंद जी को जन्मदिन को कौन से दिन के रूप में मनाया जाता है। अब आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सामाजिक न्याय दिवस यानी कि सोशल जस्टिस डे, शांति, राष्ट्रीय शांति एवं सहिष्णुता दिवस, या फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, या राष्ट्रीय युवा दिवस। आज 12 जनवरी है, ठीक है, 12 जनवरी को क्या होता है, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का क्या होता है, बर्थडे होता है, यानी आज ही के दिन इनका बर्थडे है, और ये किसके रूप में मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे के नियम, ठीक है, नेशनल यूथ डे। तो आई होप कि आप इससे हमेशा उसको याद रखेंगे। आज वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अपलोड तो देखो कब होती है, बट उसके लिए इसका आंसर सही क्या होगा हमारा, 4th यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, उसमें हम डिस्कस करेंगे, इसमें दो लिस्ट है हमारे सामने, मिनिमम वेजेस एक्ट और उसके बाद क्या है हमारा मिनिमम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। इस तरीके से लिस्ट है हमारे पास, हमने दो लिस्ट हैं, दोनों लिस्टों को हम देखेंगे कि इसमें हमारा सही आंसर क्या है। तो मिनिमम वेजेस एक्ट, अगर आपने नोट्स लिए हैं तो आप इसका आंसर कर सकते थे, अगर नहीं लिए हैं तो खरीद लो, अभी भी टाइम है, ठीक है। मिनिमम वेजेस एक्ट जो है हमारा 1948, ठीक है, उसके बाद पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, उसके बाद पेमेंट ऑफ बोनस का जो आएगा हमारा 1970, क्या आएगा 1970, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर का आएगा हमारा 1965, ठीक है, इस तरीके से होगा। आप इसको थोड़ा सा क्रोनोलॉजी के लिए याद रखना कि मिनिमम, देखो सबसे मैंने इसको ऐसे याद किया था निमोनिक्स टाइप बना के, देखो पेमेंट ऑफ वेजेस यानी कोई भी अगर हम कुछ काम कराते हैं तो देखो पेमेंट तो देंगे ही, तो कुछ भी दे जाए, वो कम दें ज़्यादा दें कुछ भी दें, पेमेंट तो देंगे। तो सबसे पहले क्रोनोलॉजी में अगर हम देखें तो सबसे पहले 1936 ही आएगा, ठीक है, 1936 आएगा। फिर उसके बाद हम देखें, चलो हम कुछ भी दे रहे हैं, मतलब कोई भी एक काम का हम 10 रुपये दे रहे हैं, होना चाहिए उसको 50 रुपये, हम देते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। फिर सरकार ने क्या किया,
एक काम करो, मिनिमम वेज एक्ट लगाओ कि कम से कम इतना तो देना पड़ेगा, तो वो कब देंगे, वो उसके बाद ही दे पाएंगे। तो 1936 के बाद 46 आएगा, ठीक है। तो फिर हम क्या देंगे, मिनिमम, कि हाँ इतना तो एटलीस्ट उनका बनता है, तो मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया। अब हम बात करेंगे इसके कि कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी कॉन्ट्रैक्ट को लेबर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो हमें रखनी है उसके एबोलिशन का रूल और रेगुलेशन भी बनाना है हमें, कहीं ऐसा ना हो किसी को बॉन्डेड लेबर बना लिया हो, या किसी को फायर करने में बहुत फायर कर रहे हैं, कभी बेरोजगार हो जा रहे हैं लोग, उसके लिए सरकार एक कानून लेके आई, ठीक है। सरकार कानून लेकर कब आई, 1965 के अंदर, ठीक है। उसके बाद अब सरकार ने कहा कि आपको बोनस भी देना पड़ेगा भाई, अब दिवाली बोनस हो, प्रमोशन बोनस हो, कुछ भी बोनस हो, तो बोनस भी दे उनको बनना चाहिए। तो बोनस जैसी चीज़ तो बहुत बाद में ही आएंगी, तो उसके हिसाब से क्या होगा हमारा 1970। मैंने इस तरीके से इसको याद किया था, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं करना चाहें तो इसका पहले सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर 34। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पूछ लिया सोर्स का। आप एक चीज करना, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे दो कन्वेंशनल एनर्जी और दो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, दोनों के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आपको भी हमेशा याद रहेगा और मुझे भी लगेगा आप एक पार्टिसिपेटरी हमारा ये वीडियो था, ठीक है। तो इसमें ये तो बहुत देखो, सोलर तो कन्वेंशनल है, टाइडल कन्वेंशनल है, विंड कन्वेंशनल है, तो नॉन कन्वेंशनल हमारा इलेक्ट्रिक ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दो स्टेटमेंट है। द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इन्फ्लुएंस द फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स, ठीक है, वेरी ट्रू स्टेटमेंट। 10 में लिखा है फिर द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, बिल्कुल ट्रू। इसमें बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज सही, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, बीजक इज द कलेक्शन ऑफ राइटिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग भक्ति सेंट। इसमें कौन सा भक्ति सेंट है जिसका बीजक वर्ड है। द भक्ति सेंट से भी हम कुछ क्वेश्चन को हटा सकते हैं, कुछ ऑप्शन को हटा सकते हैं, सॉरी, जैसे गुरु नानक को हटा सकते हैं, मीराबाई, सॉरी गुरु घसीदास, इन्होंने शायद स्पेलिंग का मिस्टेक है, ये दो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो हमारे सामने इसका सही आंसर क्या है, सेंट कबीर। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क। इट्स अ जर्नल, पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क, है ना, एक जर्नल है आपके सामने। आपको एक होमवर्क भी दूंगा मैं, एक होमवर्क है आपके लिए आज, ठीक है। होमवर्क क्या है, एक से पूछा है कि पर्सपेक्टिव इन जर्नल क्या है, कि एक जर्नल है, किसने शुरू किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग, टिस ने शुरू किया, जिसमें आप चाहते हो कि आपका एडमिशन हो, आप वहाँ पर पढ़ें, वहाँ से मास्टर्स करें, अच्छा प्लेसमेंट मिले, अच्छा करियर ग्रोथ हो, सब कुछ, ठीक है। टिस या फिर दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, जहाँ पर आप पढ़ना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत स्टूडेंट्स का ड्रीम रहता है कि उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिले, ठीक है। सेकेंड थर्ड है मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क, जो कि काफ़ी रिनोन इंस्टीट्यूट है सोशल वर्क के लिए। फिर कॉलेज ऑफ सोशल वर्क ऑफ निर्मला निकेतन इंस्टीट्यूट। इनमें से कौन सा कॉलेज है या इंस्टीट्यूट है जहाँ जिसने ये जर्नल शुरू किया, पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क। मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका आंसर, लेकिन होमवर्क मैं अभी भी दूंगा आपको। ये है हमारा पहला, इसका आंसर है हमारा 4, कॉलेज ऑफ सोशल वर्क ऑफ निर्मला निकेतन इंस्टीट्यूट। ओके, बट आपका होमवर्क ये है कि दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क ने कौन सा जर्नल शुरू किया है, हाल ही में शुरू किया है, उसका नाम, और टिस यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का जो जर्नल है सोशल वर्क का, उसका क्या नाम है। इन दोनों इंस्टीट्यूट ने जो जर्नल शुरू किए हैं, जो चल रहे हैं, उनके नाम बताने हैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर। ये आपका होमवर्क है, मे बी का क्वेश्चन बन सकता है इन दोनों में से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, वेरी गुड क्वेश्चन। हाउ हैप्पी वर यू विद योर मैरिज इन द इनिशियल ईयर्स। दिस इज विच टाइप ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन। अब इसमें पूछा है कि आप कितने खुश थे आपके साथ की शादी के शुरुआती सालों में। ये किस तरीके का सवाल है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, लीडिंग क्वेश्चन है, मिरर क्वेश्चन है, या फिर बाइपोलर क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चन का मैं डिफाइन भी कर देता हूँ कौन सा क्वेश्चन क्या होता है। आपके सामने स्टार्ट करता हूँ मैं ऑप्शन नंबर 4 से, यानी कि बाइपोलर क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। बाइपोलर क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जहां पर हम किसी से पूछते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको अपनी जॉब कितनी पसंद है या आप उससे कितनी नफरत करते हो, तो एकदम से अपोजिट बाइपोलर है। एक फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या पूछा, आपको अपनी जॉब कितनी पसंद है, सेकंड स्टेटमेंट आप अपनी जॉब से कितनी नफरत करते हो, तो बाइपोलर क्वेश्चन। सेकंड है हमारा थर्ड क्वेश्चन मिरर क्वेश्चन। मिरर क्वेश्चन जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मली बात करते करते मैं बोलूँ हाँ मुझे प्रोटेक्शन, मुझे इन्वायरमेंट बहुत पसंद है, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम करना पसंद है, तो आप उसी में से क्वेश्चन बना, अच्छा आपको इन्वायरमेंट पसंद है, आप इन्वायरमेंट लवर हैं, इस तरीके से कुछ भी आप क्वेश्चन उसी में से क्वेश्चन बना दें, मिरर क्वेश्चन बोलते हैं उसको, ठीक है। लीडिंग क्वेश्चन वो है कि आप कोई क्वेश्चन दे के उससे कुछ और आगे जाके पूछना चाहते हैं।
इस तरीके के सवाल जैसे कोर्ट रूम में होते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर एक चीज़ पर आप पूछकर उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। तो आपको जैसे पूछते हैं आपकी पहली जॉब कहाँ थी, जैसे पूछ लें कोई एग्जांपल, आपकी पहली जॉब क्या थी, आपने बताया अच्छा पहली जॉब, उसमें पहले जॉब में आपका क्या जॉब प्रोफाइल था, ये था वो था, तो आप उस तरीके से लीडिंग क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। वो लीडिंग क्वेश्चन होते हैं। इसका सही आंसर भी A1 है, ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपने ऐसा सवाल पूछा जिसमें कि वो ज़्यादा बताना पड़ेगा, येस और नो में आंसर नहीं हो सकता इसका, जिसमें कि क्लोज एंडेड होते हैं। वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें सिर्फ येस और नो में आप आंसर कर सकते हैं, जैसे कि क्या आप जिम करते हैं, येस और नो, ठीक है। या फिर मैं आपसे पूछूं जिम क्यों करना चाहिए, तो जिम क्यों करना चाहिए वाला जो क्वेश्चन है वो है ओपन एंडेड। क्या आप जिम करते हैं, येस और नो में आंसर देना, तो उसमें क्या होगा, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ओके। इसलिए आपको मैं बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन इससे भी बन जाते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, ताकि आप इसका आंसर कर सकें। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ सकें। अगर क्वेश्चन बनता है तो आप जो है उसका आंसर दे सकें, और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिस्क्राइब बाय द डॉक्टर अम्बेडकर एज द मोस्ट क्रिटिसाइज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 40। इसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी में आगे कोई बात नहीं, चलो ये देख लें। निम्नलिखित में से किसने आत्मकथात्मक रचनाएं यानी ऑटोबायोग्राफी आत्मव्रत मराठी 1928 में व लुकिंग बैक अंग्रेजी 1936 में लिखी थी। अब इसमें पूछा है किसने लिखी थी। अगर आपने मेरे नोट्स लिए हैं, अगर आपने पर्सनैलिटीज़ वाला चैप्टर उसमें पढ़ा है, तो आप इनको जानते होंगे, ठीक है। कर्वे जी को आप जानते होंगे, तो इसका आंसर आप इजीली कर सकते थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर आप सच में सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो अगर आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स बाय कर लीजिए। मैं अपना academiasweat@gmail.com में आपका अब कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। किसी को नोट्स चाहिए तो वहाँ पर आकर मुझे टैक्स कर सकते हैं, मैं उसको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि बहुत ही चीप कॉस्ट में मिल रहे हैं आपको। पूरी कंप्लीट 9 यूनिट्स, इवन मैं आपको 10 यूनिट प्रोवाइड करा रहा हूँ, और साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी, सिलेबस भी, और ये इस तरह के वीडियोस वगैरह सब कुछ। अगर आप इसको कंप्लीट तैयार कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस फील करेंगे अपने एग्जाम के अंदर, और बहुत अच्छे से अपना एग्जाम निकाल पाएंगे, अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। अगर अब हम चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 और देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 41 हाँ ये रहा। यहाँ पर दो लिस्ट हैं, पहले लिस्ट है मैच द लिस्ट विद लिस्ट 2, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपके सामने लिस्ट 1 में कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, अपार्थाइड एंड नेशनलिज्म। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स तरीके से पूछी गई है, इसमें क्या है। तो हमारे सामने आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले की पूछा द डॉक्ट्राइन बाय विच स्टेट इज केप्ट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम द रिलीजन। ये बहुत ज़्यादा इस टाइम न्यूज़ में है, आप समझ गए होंगे वो क्या है, वो है सेक्युलरिज्म, ओके, बी का 1। आगे बढ़ते हैं, द पैशनेट कमिटमेंट टू द वंस नेशन। द पैशनेट कमिटमेंट टू वंस नेशन, किसी के अपने राष्ट्र को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट होना, तो वो किस तरीके का कमिटमेंट, वो क्या क्या कहलाता है, वो कहलाता है नेशनलिज्म। क्या कहलाता है, नेशनलिज्म। उसके बाद ऑप्शन 3 क्या है, सेपरेशन ऑफ द रेसेस, यानी कि रेसेस का सेपरेशन, जैसे कि अपार्थाइड रिजीम था साउथ अफ्रीका के अंदर, अब बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे उससे, तो वो था अपार्थाइड रिजीम था, जिसमें रंग नस्लीय भेदभाव होता था, ठीक है। अब हमारा बचता है एक शोविनिज्म बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी। शोविनिज्म यानी कि अपने ही चीज़ों को, सिर्फ अपने धर्म को ही बेस बनाकर उसी की आइडेंटिटी के ऊपर अपना सब कुछ स्ट्रक्चर तैयार करना, तो उसको क्या कहते हैं, कम्युनलिज्म। क्या कहते हैं उसको, कम्युनलिज्म। तो हमारा ये आज का वीडियो का ये रहा एंड। इसमें हमने डिस्कस किए हैं ऑलमोस्ट 16 क्वेश्चंस, और कुछ ऑप्शंस के साथ मैंने ऑप्शन को भी एलिब्रेट किया है, और आपको अपने नोट्स के बारे में बताया है, और फिर भी आपसे कुछ सवाल भी दिए हैं, आपको कुछ होमवर्क भी दिया है, तो आप उस वीडियो को इसका आंसर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स को यूज़ करें, और जो भी आपसे होमवर्क दिया है आप उसको प्लीज़ वीडियो को पॉज करके उसका आंसर लिखें, और आपको भी बेहतर रहेगा, आपको भी हमेशा याद रहेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि इट वॉज अ पार्टिसिपेटरी वीडियो, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड नए हैं और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। अगर कुछ